सो एनएलएम के लेक्चर 2 में आज थोड़ा आगे बढ़ाने वाले हैं। लास्ट क्लास में थोड़ी बेसिक चर्चा हुई थी जिसमें आपने बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में जाना था और गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट और थोड़ी बहुत चर्चाएं हुई थी। लास्ट में उसमें लीनियर मोमेंटम की चर्चा करी थी। अब क्योंकि यहाँ फिर से सेकेंड लॉ और फोर्स इनकी डिटेलिंग शुरू होनी है तो एक बार मैं लीनियर मोमेंटम का रिकैप दे देता हूँ और उसके बाद फिर फोर्स टाइप्स, फोर्स की यूनिट, फोर्स के इफेक्ट जानने के बाद फिर हम न्यूटन सेकेंड लॉ पे आएंगे और फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे, इम्पल्स करेंगे, उससे जुड़े हुए भी एग्जाम्पल्स बताऊंगा। यानी कि हम माहौल बना चुके हैं। एनएलएम एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको पता है, बहुत ही सीरियसनेस के साथ आपको ये पढ़ना है, तो इसके लिए कॉन्सेप्चुअल डिटेलिंग जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट। कहानी फिर से शुरुआत होगी लीनियर मोमेंटम के साथ। जैसा कि प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी। यानी लीनियर मोमेंटम को क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटिटी ऑफ मोशन। यानी मोशन की क्वांटिटी दो बातों पर डिपेंड करती है, एक तो पार्टिकल के अंदर स्पीड क्या है और पार्टिकल का मास क्या है। मास बहुत ज्यादा होगा तब भी वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी होल्ड करेगा, उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा। यानी कि मोशन की क्वांटिटी सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, मास और वेलोसिटी पे। तो जितने टाइम्स मास बढ़ेगा उतना ही मोमेंटम बढ़ेगा, इसलिए एम और वी का प्रोडक्ट होता है। एम इंटू वी को आप कहते हो लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहली चीज तो लीनियर मोमेंटम के बारे में जानना है। दूसरी यहाँ जो इंपॉर्टेंट बातचीत है, बिफोर स्टार्टिंग सेकेंड लॉ या फिर फोर्स, एक और भी इंपॉर्टेंट बात समझ लो, और वो इंपॉर्टेंट बातचीत है चेंज इन मोमेंटम की। वैसे तो ये सेपरेट टॉपिक है, इसकी स्टार्टिंग में यहां से कर रहा हूं और एंड बीसी से करूंगा। तो एक वर्ड है चेंज इन मोमेंटम जो आपको जरूरी है जानना, मोमेंटम में होने वाला चेंज। वैसे तो अमाउंट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स भी कहते हैं, इम्पल्स। मोमेंटम का बहुत पुराना नाम इम्पेटस था, बाद में उसको लीनियर मोमेंटम किया गया और फिर चेंज को इम्पल्स वर्ड दिया गया। इम्पल्स जो चेंज इन मोमेंटम है, लेकिन खैर उसको होल्ड पे रखते हैं, थोड़ी देर बाद आएंगे। फिलहाल आप मोमेंटम का चेंज समझिए। देखिए एक बात आपको समझनी होगी कि मोशन का कॉज क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉज ऑफ मोशन क्या है, किस वजह से किसी पार्टिकल के अंदर मोशन आ रहा है, जैसे कोई पार्टिकल रेस्ट में है, अचानक वो मोशन क्यों करने लग जाएगा, कौन हेल्प करेगा उसकी? तो आंसर इज फोर्स। ये बात आपने बचपन से सुनी हुई है कि फोर्स इज द कॉज बिहाइंड मोशन। यानी कि अगर किसी का मोमेंटम जीरो है, रेस्ट पर है, तो मोशन की क्वांटिटी मोमेंटम, उसका लीनियर मोमेंटम जीरो है, और सडन उसका मोमेंटम चेंज हो जाए तो कौन चेंज कराएगा? फोर्स। यस और नो? तो जितना ज्यादा मोमेंटम का चेंज होगा उसी से फोर्स का आइडिया लगने वाला है। यस और नो? यही न्यूटन महाराज ने सोचा और न्यूटन सेकेंड लॉ बनाया। वो क्या है उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये चेंज इन मोमेंटम की बात समझिए कि आखिर चेंज इन मोमेंटम क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। तो थोड़ा ध्यान देंगे तो अगर कोई भी पार्टिकल यहां है, उसका मास m है और वो u इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव ऑन कर रहा है, थोड़ी देर बाद फोर्स इसके ऊपर मान लिया कोई फोर्स लगा और उसकी वजह से ये पार्टिकल धीरे धीरे अब जो कि m मास का था वो अब v वेलोसिटी के साथ मूव करने लग गया। तो अगर आपसे पूछूं कि बताइए यहाँ इनिशियल मोमेंटम कितना, तो आप बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। यस, बिल्कुल सही बात। और आपसे पूछा जाए फाइनल मोमेंटम बताइए, तो बिना किसी दिक्कत के आप फाइनल मोमेंटम कह देंगे कि फाइनल मोमेंटम जो होगा वो होगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इजंट इट? मास इनटू व्हाट? फाइनल वेलोसिटी। तो आपसे पूछा जाए कि तो बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना, चेंज के लिए वर्ड यूज करते हैं डेल्टा, आपको पहले से पता है, और पी यहां लिख दिया, नहीं मोमेंटम का चेंज। तो डेल्टा पी का मतलब क्या हो जाएगा, आप लिखोगे फाइनल मोमेंटम माइनस व्हाट, इनिशियल मोमेंटम, इजंट इट? इनिशियल मोमेंटम। अब अगर ऐसा है तो क्या आप लिख सकते हैं डेल्टा पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और पी फाइनल का फॉर्मूला है एम वी और पी इनिशियल है एम यू। तो क्या एम वी माइनस एम यू है? इन शॉर्ट आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम कॉमन लेकर के वी माइनस यू। तो चेंज इन मोमेंटम का ये फॉर्मूला ऑलवेज आपको ध्यान रखना है। चेंज इन मोमेंटम में पहला फॉर्मूला है एम वी माइनस एम यू। हालांकि हमारी लाइफ में
अभी तक कॉमनली हम ये सुनते हैं कि एक पार्टिकल है, उसका मास m है और वो u से v तक वेलोसिटी चेंज कर रहा है। कई बार जरूरी नहीं कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज, उसका मास भी चेंज हो सकता है। जैसे कोई एरोप्लेन है, उसके अंदर बहुत सारा फ्यूल है, या कोई रॉकेट है, उसके अंदर बहुत सारा फ्यूल है, वक्त के साथ वो फ्यूल बर्न हो रहा है, इजंट इट? वेलोसिटी सेम है पर उसका मास चेंज हो रहा है। कई बार ये भी हो सकता है, जैसे मान लिया एक कोई रेत से भरा ट्रक है और आगे बढ़ रहा है, और रेत ट्रक से ऐसे धीरे धीरे गिर रही है, तो उसका मास लगातार डिक्रीज हो रहा है। ऐसे में चेंज इन मोमेंटम का एक और फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है, ऑलवेज याद रखना है, m1v माइनस m2v। मान लेते हैं उसकी v कांस्टेंट है, हो सकता है v में भी चेंज हो रहा हो। तो अगर ऐसा है तो अभी एक केस मान लेते हैं कि v सेम है, सिर्फ मास में चेंज हो रहा है, तो m1 माइनस m2 टाइम्स ऑफ v। एक फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम का ये बना। तो फॉर्मूला नंबर 1 ये है, फॉर्मूला नंबर 2 ये है चेंज इन मोमेंटम का, इजंट इट? तीसरी बात ध्यान रखिएगा, अगर दोनों में चेंज हो रहा है तो आप लिख सकते हैं m1v1 माइनस m2v2। अगर दोनों में चेंज हो रहा है, दोनों क्या, मास m1 से m2 हो गया, सेम बॉडी की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी v1 से v2 हो गया, या v से u हो गया, या u से v हो गया, तो ये फॉर्मूला भी बन सकता है। तो ओवरऑल ये तीनों फॉर्मूलाज काम आने हैं। समझ गए आप? ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक फॉर्मूला याद रख लिया इस वाले से, ऐसा नहीं है, आपको इन तीनों को सिस्टम के साथ समझ करके चलना है, बिकॉज लीनियर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो आपको दोनों को कंसीडर करना है, राइट? अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं चेंज इन मोमेंटम के बारे में, जो मैं आपको थोड़ा बता दूं, आपको ध्यान रहना चाहिए। क्या होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट मान लिया सीधा सीधा चल रहा है और u से v तक चला गया, और मास सेम है, मास कांस्टेंट है, तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा mv माइनस u। बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम लोग केस नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है? अब इसी का केस नंबर 2 जरा देखिए, केस नंबर 2। कई बार ऐसा होता है, इसको केस ऑफ रिबाउंड्स भी कहते हैं, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। केस ऑफ रिबाउंड्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किसी वॉल से बॉल टकराई और वापस आई, अब मोमेंटम का चेंज कितना होगा? क्योंकि आप लीनियर मोमेंटम पढ़ रहे हो तो उसका चेंज भी पढ़ना चाहिए। जैसे मान लिया एक ऑब्जेक्ट यहां से टकराया u वेलोसिटी से, राइट, और वापस आया v वेलोसिटी से। टकराने के बाद किस वेलोसिटी से आया? v वेलोसिटी से। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि चेंज इन वेलोसिटी बताइए, चेंज इन वेलोसिटी, राइट? अब आपके सामने क्वेश्चन एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वेलोसिटी के चेंज में अब यहां दो बातें हुई हैं। एक तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है u से v, और दूसरा ध्यान देंगे तो इसकी डायरेक्शन भी बदल गई है। पहले डायरेक्शन राइट वाली थी और अब ये डायरेक्शन लेफ्ट वाली है। तो अगर मैं आने वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं तो क्या किया, जाने वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा? ये सर नो। अब यहां आपको पता है कि जब चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही तो फॉर्मूला होता है। तो क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब आप चेंज निकाल रहे होगे तो आप साइन का भी ध्यान रखोगे, डायरेक्शन का भी ध्यान रखोगे। सपोज मैं फाइनल वेलोसिटी को प्लस मान लेता हूं v, तो इनिशियल इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? माइनस यू। केवल u नहीं लिखोगे, माइनस यू लिखोगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला v माइनस यू तो है ही, लेकिन अब u नेगेटिव में चला जाएगा तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस। तो दो राइट आंसर हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी का, वो हो जाएगा v माइनस यू, सॉरी v प्लस यू। अगर सपोज ऐसा नहीं होता, कैसा होता? अगर जाने वाली डायरेक्शन प्लस होती और आने वाली डायरेक्शन माइनस होती, ठीक है? मतलब अगर आपने जाने वाली को प्लस यू मान लिया है और आने वाली को माइनस यू मान लिया है, तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता? कोई बात नहीं, अब आप v को माइनस में लेते, माइनस v, और u एज इट इज रह जाता। बीच में ये माइनस अलग है, अब ये u पॉजिटिव ही रखना है, तो आप चाहो तो माइनस कॉमन लेकर के v प्लस यू रख सकते हो। ये तो डिपेंड करता है कि हमने कौन सी कन्वेंशन मानी है, उस पर डिपेंड करता है। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, माइनस प्लस का में डिपेंड करता है कि क्या है। चेंज इन वेलोसिटी का जब मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो वो v प्लस यू यहां भी है और v प्लस यू यहां भी है। वेलोसिटी के चेंज का मैग्नीट्यूड v प्लस यू ही है। आई होप आप ये समझ गए।
अब इसमें क्या होता है, आपसे कई बार कुछ कुछ चीजें पूछी जाती है, क्या क्या, जैसे चेंज इन वेलोसिटी। जैसे मान लिया कोई केस है, इसके अंदर स्पेशल केस कि पार्टिकल v वेलोसिटी से गया और v से ही वापस आया, सेम स्पीड से रिबाउंस हो गया, सेम स्पीड से। तो बताओ यहाँ चेंज इन स्पीड कितनी, स्पीड में कितने का चेंज हुआ, तो आंसर कर दोगे 0, कोई चेंज नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, स्पीड स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इंपॉर्टेंट कहानी है, जब भी आपसे चेंज इन स्पीड पूछी जाएगी 0, क्यों, क्योंकि जिस स्पीड से ये वॉल वॉल की तरफ गया है उसी स्पीड से ये वापस गया है, यानी स्पीड का चेंज कैसा हुआ, 0 हुआ। चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बताइए, उसका मैग्नीट्यूड बताइए। तो एक को प्लस लेंगे तो दूसरे को क्या लेंगे, माइनस, यानी v माइनस माइनस यू, इजंट इट, v माइनस माइनस v। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, यानी v प्लस v, यानी कि 2v, यानी डबल का चेंज हो जाएगा, डबल का चेंज। यानी चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे 2v, डबल ऑफ v। कॉमन सेंस से सोचेंगे तब भी इसका आंसर मिलेगा। कैसे, अगर कोई पार्टिकल इधर जा रहा है v से, तो पहले v का चेंज करोगे तो v, वो जो v इधर से लगाओगे तो फिर ये 0 होगा, क्योंकि v माइनस वी 0 होगा। फिर एक और v दोगे तब वो v की स्पीड से इधर आना शुरू होगा। तो अल्टीमेटली आपने कितना दिया, एक v तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दिया, दूसरा v इसको एडिशनली v सप्लाई करने के लिए दिया, तो अल्टीमेटली चेंज कितने का हुआ, 2v का। ऐसे भी कॉमन सेंस से दिमाग लगा सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वाला सीन प्रॉपर पता लगा कि केस ऑफ रिबाउंस में किस किस तरीके से सीन बनता है और क्या क्या चीजें हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां एक और चीज, कई बार केस नंबर 2, इसी रिबाउंस में कुछ और भी सीन हमारे को देखने होते हैं। वो और सीन क्या क्या है, चलिए केस नंबर 2 को मैं थोड़ा अलग से डिस्कस करता हूं, किसी अलग पेज के ऊपर इधर ले लेता हूं। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ केस नंबर 2 सेम रिबाउंस का ही केस है, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब केस नंबर 2 में मान लिया हमारे पास वॉल है और इस वॉल के अंदर एक बॉल आ रही है ऐसे और ऐसे, मतलब ये 1D का केस नहीं है, अब ये 2D का केस है, ऐसे जा रही है, राइट, ऐसे सीन आ रहा। अब आपसे पूछा जाएगा चेंज इन मोमेंटम बताओ। सपोज ये v वेलोसिटी से आ रही है और ये भी v वेलोसिटी से जा रही है, ऐसा मान लेते हैं। ये अलग अलग भी हो सकता है, वेलोसिटी अलग भी हो सकती है। आफ्टर ऑल जो भी है, मान लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ थीटा डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों थीटा ही है। अब क्या होगा, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी थीटा होगा। तो जब कभी ऐसा कोई सीन आए, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को अगर आपको चेंज या कुछ निकालना है तो आपको थोड़ा रिजॉल्व करना पड़ेगा, दोनों प्लेन्स की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा। अब मैं मान लेता हूं कि ये v1 है और ये v2 है, फिलहाल मैं अलग अलग मान लेता हूं, बाद में अगर सेम होगी तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर इसको रिजॉल्व कर लिया जाए, रिजोल्यूशन वेक्टर में आपको पता है, मतलब अलग अलग प्लेन के अलग अलग कंपोनेंट्स को निकालना, यानी अलग अलग एक्सिस में उसकी वैल्यू निकालना। जैसे ये v1 है तो इस जहां से इसका थीटा पता है, क्या ये हो जाएगा v1 cos थीटा, इजंट इट, और इस तरफ वाला कंपोनेंट हो जाएगा v1 sin थीटा, अगर आप ध्यान दें तो। ऐसे ही अगर ये v2 है और ये थीटा है तो इस तरफ वाला कंपोनेंट हो जाएगा v2 cos थीटा और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा v2 sin थीटा, v2 व्हाट, sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट। अगर आप इसको प्लस मान रहे हो तो इसको क्या मानोगे, माइनस, क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है। तो अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम का या फिर वेलोसिटी का जो चेंज हुआ है वो दोनों एक्सिस में हुआ है। अगर मैं इस वाली एक्सिस को x मान लेता हूं तो x एक्सिस के अलोंग का अगर चेंज निकाला जाए तो आप कहेंगे फाइनल है v2 cos थीटा, v2 cos थीटा, वो भी माइनस में, और माइनस v1 cos थीटा। इनिशियल वैल्यू क्या है, v1 cos थीटा। तो अगर माइनस को चेंज कॉमन ले लिया जाए तो क्या ये हो जाएगा v1 cos थीटा प्लस v2 cos थीटा, हाँ या ना। अगर एंगल सेम है तो, अलग अलग एंगल होता तो यहां अलग अलग एंगल लेते। समझ आया नहीं आया। ऐसे ही मान लिया अगर आपसे y एक्सिस का की वेलोसिटी का चेंज पूछा जाता
तो क्या करते, तो v2 साइन थीटा नीचे की तरफ और ये भी नीचे की तरफ, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो आप लिख देते v2 साइन थीटा और माइनस v1 साइन थीटा, इजंट इट। आप साइन थीटा को कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा, साइन थीटा अगर कॉमन ले लिया तो हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो मैंने प्लस मान लिया है, माइनस माइनस मानते तब भी सेम ही बात होती। तो साइन थीटा कॉमन आ गया तो v2 माइनस v1। तो आई होप आपको ये सीन पता लगा कि जब भी कभी प्लेन में कोई सीन बन रहा होगा तो आप रिजॉल्व कर लेंगे और रिजॉल्व करने के बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग, आसान। अब इसका सबसे कॉमन पार्ट जो आपसे पूछा जाता है वो क्या है, इसका सबसे कॉमन पार्ट कि v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v, मतलब वेलोसिटी सेम है, यहां से कोई बॉल गई और टकरा करके ऐसे आई, और मान लेते हैं ये थीटा है, ये सर। तो अगर ध्यान देंगे तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा और ये वाला हो जाएगा v sin थीटा। ऐसे ही जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस v cos थीटा और इधर हो जाएगा v sin थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो वर्टिकल कंपोनेंट में, इसको आप वर्टिकल मानो, वर्टिकल कंपोनेंट में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, पहले भी v sin थीटा था, अभी भी v sin थीटा और सेम डायरेक्शन हुआ। तो डेल्टा वी वाई कितना हो जाएगा वाई एक्सिस में, तो v sin थीटा माइनस v sin थीटा यानी कि 0, यानी कोई चेंज नहीं हुआ, वाई एक्सिस में तो कोई चेंज हुआ नहीं। कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो वाई एक्सिस में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, जो चेंज हुआ वो सिर्फ किस में हुआ, वेलोसिटी का चेंज एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस का मतलब कितना हुआ, v cos थीटा माइनस माइनस v cos थीटा, या फिर अगर इसको प्लस मान रहे हो इसको माइनस मान रहे हो तो ये माइनस हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू माइनस में हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा 2v cos थीटा, ये चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हुआ वैल्यू। और साइन प्लस माइनस डिपेंड करता है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूंगा, इसके अकॉर्डिंग, अब जैसे इसको मैंने प्लस मान लिया इसको मैंने माइनस मान लिया तो ये वाला सीन आ गया, अगर मैं इसको माइनस मानता इसको प्लस तो यहाँ माइनस आ जाता, ओवरऑल होता 2v cos थीटा। तो आई होप कि आपको चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालना है अलग अलग केसेस का वो आपको ध्यान रखना चाहिए, और इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है चेंज इन मोमेंटम, इसी चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स कहते हैं। मैं आखिरी में एक दो क्वेश्चन भी इसके कराऊंगा, लेकिन क्योंकि मैं मोमेंटम डिस्कस कर रहा था तो मैंने चेंज इन मोमेंटम के ये केसेस यही बता दिए कि आपको कैसे क्या क्या समझना है। तो एक बार फिर इसकी चर्चा करेंगे आखिरी में जब मैं इंपल्स करूंगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम को ही इंपल्स कहते हैं, तो वहां चर्चा करेंगे तो फिर से इसको डिस्कस करेंगे। उसके बीच में हम थोड़ा फोर्स के लिए एक ब्रेक लेते हैं। अब हमारी कहानी शुरू होती है फोर्स से, लीनियर मोमेंटम तो आप समझ गए। पहले फोर्स की थोड़ा बेसिक्स जानते हैं जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कब कब 9 से 8 से, जो फोर्स की कहानी आप पढ़ रहे हो थोड़ा उसकी चर्चा कर लेते हैं। जब आप वहां थे तो आपने फोर्स के बारे में ये पढ़ा था कि फोर्स पुश और पुल है। मैं यहाँ 4 बातें इससे डिस्कस करूंगा। पहले फोर्स क्या है, दूसरा फोर्स के टाइप्स कौन कौन से हैं जो आप कॉमनली सुनते हो, तीसरा फोर्स की यूनिट क्या है, और चौथा फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या हैं कॉमन बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगता है। तो ये छोटा सा छोटे छोटे 4 पॉइंट्स हैं, फटाफट एक रिकैप हो जाएगा बढ़िया सा। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं फोर्स की, इंट्रोडक्शन क्या है, तो किसी चीज को पुश करना या पुल करना, और दूसरा ये मोशन का कॉज भी है, कॉज ऑफ मोशन, यानी किसी चीज को पुश करो या पुल करो इसे फोर्स कहते हैं, नहीं जानते ही हुआ, जिससे मोशन में चेंजेस आए, बॉडी में स्टेट स्पीड वगैरह में चेंज आए, तो ये है फोर्स। अब अगर हम टाइप्स की बात करें जो सेकेंड पार्ट है इसका, पहले मैं कुछ बातें बताता हूं आपको। जब फोर्स के बारे में रिसर्चेस किए गए अभी तक ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंसी, थोड़ा आप समझे इसको, हमारे पास 2 तरीके के फोर्स बने हैं। एक फंडामेंटल फोर्स, पहले ये फर्स्ट चैप्टर में हुआ करता था, अभी थोड़ा हटाया गया है तो बहुत ज्यादा टच नहीं रहा बच्चों का इस पे, और दूसरा होता है डेराइव्ड फोर्स। मतलब मैं बहुत सारी बातें बता रहा हूं छोटी छोटी, सुन लेना चाहिए, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। फंडामेंटल वो फोर्स है जो कि यूनिक है, उसका कारण अलग है, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। डेराइव्ड वो है जो फंडामेंटल से बना है,
जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी डेराइव क्वांटिटी बना करती थी। नेचर में अभी तक हमने देखा है कि 4 फोर्स फंडामेंटल हैं। 4 फोर्सेस कौन कौन सी हैं? 4 फोर्स हैं जो कि फंडामेंटल हैं, और बाकी दुनिया की हर फोर्स उन्हीं 4 की वजह से है। अब वो फंडामेंटल फोर्सेस में कौन कौन सी हैं? एज ए फिजिक्स स्टूडेंट आपको ये बातें पता होनी चाहिए। बेसिक इसके ऊपर क्वेश्चन आए चाहे ना आए, पर थोड़ा सा तो पता होना ही चाहिए जानकारी के प्रोस्पेक्ट से। तो जो सबसे पहला फोर्स है जिसको आप कहते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको सबसे वीकेस्ट, सबसे कमजोर वाला फोर्स भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि सबसे कमजोर है। दूसरा फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर के अंदर एक कमजोर फोर्स होता है, उसको वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। स्मॉल पार्टिकल पे काम करता है, थोड़ा अभी बताता हूं आपको। तीसरा है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और चौथा है जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस को बाइंड रखने में यही फोर्स काम आता है। अगर आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस करो, इसको आप 1 मान लो, तो ध्यान रखिएगा ये 10⁻25 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। 10 की पावर 25 गुना 25 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसकी बात करें तो ये 10 की पावर 36 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और इसकी बात करें तो 10 की पावर 38 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये है ओवरऑल स्टोरी। 1 10⁻25, 10 की पावर 36, 10 की पावर 30, कहेंगे 39 टाइम्स भी लिखा होता है। आप ध्यान रखिएगा 36 और 38 इनवर्स में करके 39 का लिया जाता है। तो आप देखिए एक कंपैरेटिव एनालिसिस हुआ कि दुनिया में 4 तरीके के फोर्स हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हम सब जानते हैं, 2 मास बॉडी के बीच में लगता है। इमेजिनरी ग्रेविटॉन मीडिएटिंग पार्टिकल कहे जाते हैं इसके, कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं जिनकी वजह से ये लगता है, उसके इमेजिनरी पार्टिकल का नाम ग्रेविटॉन रखा है। मीडिएटिंग पार्टिकल इसके बारे में है। ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के, वैसे तो न्यूक्लियस बहुत छोटा है, पर मैं आपको बता दूं न्यूक्लियस के अंदर भी छोटे पार्टिकल हैं, बड़े पार्टिकल हैं। बड़े पार्टिकल कंसीडर किए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। छोटे पार्टिकल जब इनका ब्रेकडाउन होता है, वहां से बनता है इलेक्ट्रॉन, नेगेट्रॉन, बोसॉन्स, पायोन्स, बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल आपको सुनने को मिलेंगे। तो जब कभी नेगेट्रॉन जैसे पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन जैसे पार्टिकल, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के जैसे पार्टिकल हैं, बहुत छोटे छोटे, जब इनका ब्रेकडाउन, बड़े बड़े न्यूक्लियस, बड़े पार्टिकल्स के स्प्लिटिंग से जो छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, बीटा डीके होता है, इसको बीटा डीके कहते हैं। उसके वक्त जो फोर्स एसोसिएटेड है वो क्या कहते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है किससे? ग्रेविटेशन से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपसे ने सुना ही है, 2 चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, ये भी फंडामेंटल कंसिडर किया जाता है। और स्ट्रॉन्ग, जो कि न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करता है, प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन, इनको जो बाइंड करता है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आई होप आपको ये समझ आ रही है बातचीत कि कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा ताकतवर फोर्स है। ये इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसके मीडिएटिंग पार्टिकल फोटॉन है, उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसके मीडिएटिंग पार्टिकल बोसॉन्स कहते हैं, तो इनसे 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स ये है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए कि डेराइव्ड फोर्सेस कैसे इनसे बने हैं, जैसे आपसे डेराइव्ड के एक अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं, फ्रिक्शन। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, तो अब फ्रिक्शन में कौन है मीडिएटिंग? फ्रिक्शन इनमें से किसकी हेल्प से है? तो आंसर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जब 2 चीजें रब करती हैं, तो जो रबिंग में इंटरलॉकिंग होकर के फ्रिक्शन लग रहा है, उसके पीछे अगर फंडामेंटली जाओगे तो रबिंग के ड्यूरेशन में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो जहां से डिस्प्लेस हुए वो पॉजिटिव, जहां आए वो नेगेटिव, और दोनों में अट्रैक्शन हुआ। ऐसे हर एक फोर्स के, डेराइव्ड फोर्स के पीछे कोई ना कोई फंडामेंटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। इसका आप ध्यान रखेंगे। तो टाइप्स में सबसे पहले तो फंडामेंटल डेराइव का एक शॉर्ट रिकैप दिया मैंने, आई होप आपको थोड़ा सा फील आया। दूसरी बात, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि जो कॉमनली हमारे को देखना है, उसमें हमारे को देखना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ फोर्स। जब मल्टीपल फोर्सेस मिक्स होती हैं तो 2 टाइप बनती है, एक को कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, एक को कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स ये भी सुना होगा, बचपन से सुन रहे हो। बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है? जब किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 हो,
अनबैलेंस क्या हो? जब किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो ना हो, इजंट इट? जैसे कि मान लो कोई बॉडी है, इधर से भी 10 न्यूटन लगा दिया और इधर से भी 10 न्यूटन लगा दिया, अब क्या है? अब जी नेट फोर्स जीरो है। यहां ऐसा नहीं है, यहां एक बॉडी के ऊपर इधर से आपने 20 न्यूटन लगा दिया, इधर से आपने 10 न्यूटन लगा दिया, अब ये अनबैलेंस फोर्स है। प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे कहां काम आता है बैलेंस और अनबैलेंस? इफेक्ट को समझने के लिए। तीसरा जो है वो है इफेक्ट ऑफ फोर्स। टाइप्स में अगर हम समझे, कुछ कॉमन और भी फोर्सेस हैं, जैसे कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट है, और भी टाइप्स बन सकते हैं। कांटेक्ट जिसमें फिजिकल टच की रिक्वायरमेंट हो, नॉन कांटेक्ट जिसमें टच की रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन ये बहुत बेसिक है, देखने की जरूरत नहीं है। इफेक्ट में जब आप आओगे तो आपको ध्यान रखना है फोर्स के इफेक्ट में, वहां इसका प्रैक्टिकल यूज भी काम आएगा। चार चीजें होती हैं। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कर सकता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करता है, फोर्स किसी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और फोर्स शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। शेप एंड साइज, ये चार चीजें हैं जो फोर्स करता है। स्टेट, स्पीड, डायरेक्शन और शेप एंड साइज, ये चार चेंज करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इन तीनों के लिए अनबैलेंस फोर्स रिक्वायर्ड है, यानी बैलेंस फोर्स नहीं कर सकता ये काम। अगर बैलेंस हुआ तो ना तो स्टेट चेंज होगी, ना स्पीड चेंज होगी, ना डायरेक्शन चेंज होगी। उसके लिए आपको अनबैलेंस फोर्स देना है। ये नहीं कि आपने चारों तरफ से लगा के फोर्स जीरो कर दिया, तब ये तीनों तो कभी चेंज नहीं होंगे। हाँ, शेप एंड साइज चेंज हो सकता है, अनबैलेंस कैन डू। यहां जो है अनबैलेंस कैन डू, जैसे कि आप कोई रबर की बॉल लीजिए और इधर से भी दबा दीजिए, इधर से भी दबा दीजिए, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, तो आप देखेंगे इसकी शेप चेंज हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। स्टेट चेंज नहीं होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी, यहीं रुका रहेगा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, लेकिन इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो बैलेंस फोर्स कैन इवन चेंज, सॉरी यहां उल्टा लिख दिया, बैलेंस फोर्स कैन डू, बैलेंस फोर्स, या फिर ऐसे लिखो ज्यादा अच्छा है, कैन ओनली चेंज, कैन ओनली चेंज शेप एंड साइज। यानी बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है? सिर्फ शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है, दूसरा वो कोई काम नहीं कर पाएगा। तो इसका ध्यान रखना है। तो आई होप आपने टाइप्स में ये वाली टाइप और इफेक्ट में ये बातें भी समझ ली कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। उसमें आपने ये समझ लिया कि इन तीनों के लिए अनबैलेंस चाहिए और शेप एंड साइज के लिए क्या चाहिए? बैलेंस फोर्स चाहिए। अब आ जाइए लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, यूनिट की, कि फोर्स की यूनिट कौन कौन सी है। फोर्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन न्यूटन महाराज का है, इसीलिए फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फिर से एक बार कह देता हूं, फोर्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ रहे हो, एमए, मास का किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसी का शॉर्ट न्यूटन है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ही शॉर्ट न्यूटन है। इसको एसआई यूनिट कहते हैं, और एसआई के अंदर दो सिस्टम्स होती है, एक तो एमकेएस और दूसरा सीजीएस, तीसरा एफपीएस। वैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में 3 यूनिट सिस्टम है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। ज्यादातर हम लोग यहाँ एमकेएस और सीजीएस यूज करते हैं। एफपीएस कुछ कंट्रीज में आउटसाइड इंडिया यूज की जाती है, कुछ कुछ कंट्रीज में। तो एमकेएस और सीजीएस हमारे लिए पॉपुलर है। ये तीनों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से ऑथराइज्ड हैं, उनको परमिशन मिली हुई है। अब अगर ये किलोग्राम की जगह अगर आप कभी ग्राम यूज कर लो, मीटर की जगह सेंटीमीटर यूज कर लो, और सेकंड का ये भी रख लो, तो ये भी फोर्स की यूनिट बनेगी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको शॉर्ट में कहते हैं डाइन। डाइन, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में क्या कह देते हैं? डाइन। तो ये जो सीजीएस यूनिट है फोर्स की, सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट सिस्टम में, इसको डाइन कहा जाता है। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की शॉर्ट है डाइन। कई बार एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताओ 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे, ऐसा पूछा जाता है अक्सर। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, बच्चे याद रखते हैं। कैसे? किलोग्राम को ग्राम में चेंज करोगे तो 1000, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100। तो 1000 इंटू 100, 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको शॉर्ट में डाइन कह देते हो। तो ये बड़ा ही सिंपल सा मैकेनिज्म है जिसका कि आपको ध्यान रखना है। तो आई होप दूसरी बात आपको पता लगी, फोर्स की थोड़ी डिटेलिंग आपको समझ आई। चलिए बहुत ही बढ़िया, फोर्स के बारे में तो हमें पता लग गया। अब
बातचीत होगी न्यूटन सेकेंड लॉ की। न्यूटन महाराज ने क्या कहा, हम यहाँ एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स के बारे में जानेंगे। तो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इस ऑब्जेक्ट को u से एक फोर्स लगा और फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी मान लिया v हो गई, इजंट इट? वेलोसिटी क्या हो गई? इसकी वेलोसिटी हो गई v। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब अगर वेलोसिटी का चेंज हुआ है तो कोई ना कोई फोर्स लगा होगा, यस और नो? तो उन्होंने ये देखा कि किसी बॉडी में जितना ज्यादा मोमेंटम का चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर उतना ही ज्यादा फोर्स लगा हुआ है। जैसे किसी का मोमेंटम 10 है, मोमेंटम हो गया 100। दूसरी बॉडी है उसका 10 है और उसका भी 100, तो क्या दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगा है? तो यहां कुछ मैटर है। जैसे मान लिया, आगे बढ़ने से पहले एक ऑब्जर्वेशन बताऊं आपको। मान लिया कि इसका इनिशियल मोमेंटम था 10 और थोड़ी देर बाद इसका जो मोमेंटम हो गया वो हो गया 100। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां मैंने अभी तक जितने क्वेश्चन कराए हैं चेंज इन वेलोसिटी वाले, ये सब इसी में मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। यहां मैंने हर जगह चेंज इन वेलोसिटी तो करी थी, पर उसको मोमेंटम से लिंक नहीं किया हमने। तो आप भूलना मत, अभी तक मैंने जो भी बताया है, जहां जहां जैसे चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला कहीं 2v है तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 2mv। तो वेलोसिटी और मोमेंटम बिल्कुल एनालॉगस हैं एक दूसरे के। तो मैं थोड़ा याद दिला देता हूं, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ वेलोसिटी तक रह गए तो आप भी वेलोसिटी ही कंसिडर कर लेना। जहां जहां मैंने वेलोसिटी के चेंज का क्वेश्चन पूछा है, इन सब क्वेश्चंस में मोमेंटम का चेंज भी आएगा। अगर मोमेंटम आता है तो मास से मल्टीप्लाई कर देना है हर टर्म को। तो आई होप आपको ये वाली कहानी क्लियर है, आप कंफ्यूज नहीं है। मुझे सडन याद आया कि वेलोसिटी के बाद आप इसको लिंक कर लीजिएगा। तो खैर, आई होप आपको ये कहानी क्लियर है। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लिया किसी की मोमेंटम 10 है और फोर्स की वजह से यहां एक फोर्स लगा F1, उसकी वजह से 100 हो गया। दूसरी बॉडी है जिसका मोमेंटम 10 है और थोड़ी देर बाद इसका मोमेंटम हो गया 50, इसके ऊपर फोर्स F2 लगा। अब आपसे पूछा जाए कि किसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगा होगा, पहले वाले के ऊपर कि दूसरे वाले के ऊपर? तो कुछ लोग आप में से कह सकते हैं कि देखो जी, यहां जो मोमेंटम का चेंज हुआ है वो 90 का हुआ है और यहां जो चेंज हुआ है वो +40 का हुआ है। तो अभी देख करके तो ये लग रहा है कि ऊपर वाले में फोर्स ज्यादा लगा होगा, यानी F1 ज्यादा बड़ा है F2 से। ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है, बट आप ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है। आपको इसके लिए एक और चीज का देखना बहुत जरूरी है कि ये जो चेंज हुआ है वो कितने टाइम में हुआ है। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो चेंज हुआ है वो 10 सेकेंड में हुआ है और ये वाला जो चेंज हुआ है वो 2 सेकेंड में हुआ है। सिर्फ 2 सेकेंड में 40 का चेंज हो गया और ये 10 सेकेंड में 90 का चेंज हुआ। अब आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। अब आप ध्यान देंगे तो आप कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, अब तो ये लग रहा है ये वाला F2 ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसी बात को न्यूटन ने ऑब्जर्व किया और न्यूटन ने ये कहा कि किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। उन्होंने कहा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन? फोर्स। यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये बात न्यूटन ने ऑब्जर्व करी। इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। यस और नो? अब आप चाहो तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, dp को लिख सकते हो m, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मोमेंटम को अगर आप चाहो तो, अगर मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, तो v-u/t लिख सकते हो, इजंट इट? यहां अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो आप लिख सकते हो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d/dt और p की जगह आप mv लिख लो, इजंट इट? मैं दोनों के साथ कर देता हूं, नॉन कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड से भी। v-ut को आप क्या लिख सकते हो, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और v-u/t को लिख सकते हैं एक्सेलरेशन a। तो यहां अगर देखो आप ध्यान से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रहेगा, मास बाहर आ जाएगा, dv/dt और dv/dt को क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन a। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। यहां भी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma आ गया। बाद में आपको पता ही है कि जब किसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k लगा देते हैं, तो f इज इक्वल टू kma आ गया। आप चाहो तो यहां भी वो चीज लिख सकते हो, f इज इक्वल टू kma, बिना किसी दिक्कत के f इज इक्वल टू kma। अब क्या देखा गया बाद में, जब हमने ऑब्जर्व किया तो देखा कि इस k की जो वैल्यू है वो 1 आ रही है, फाउंड टू बी यूनिटी, यानी k
की वैल्यू क्या आती है 1। किसी और मेथड से ये k की वैल्यू 1 कैसे आती होगी, किसी और मेथड से फोर्स देखा, मान लो 100 आ रहा है और मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट भी 100 आ रहा है, तो जब ये भी 100 और ये भी 100 तो के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो मल्टीपल मेथड से हमने इस k को देखा कि k की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। तो जब k की वैल्यू 1 देखा गया तो फोर्स का फाइनल फार्मूला हो गया ma। फोर्स का फाइनल फार्मूला क्या हो गया ma, यानी कि यहां से भी F इजिकल्स टू ma। तो अप्रोच चाहे कैलकुलस यूज करो चाहे ये वाला यूज करो, आप दोनों ही बातें समझ सकते हो। अल्टीमेटली हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आया ma। अब तीन बातें यहां नोट करने की है। आप जब भी फोर्स का फॉर्मूला याद करते हो तो आपके दिमाग में ये वाली बात आ जाती है, तो ध्यान रखना सिर्फ ये वाली बात आप नहीं याद रखोगे, सिर्फ ये वाली बात आप ही नहीं याद रखोगे। फोर्स में आपको तीनों बातें याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है समझिए। एक तो फोर्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला ma, तो याद रखना ही है। दूसरा जो बाकी दोनों फॉर्मूलाज थे जैसे कि मास कॉमन और डेल्टा वी अपॉन टी, इसको याद रखना है। साथ में मैंने पहले भी कहा था मोमेंटम का चेंज का मतलब सिर्फ वेलोसिटी का चेंज नहीं है, हो सकता है कि मास का चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो और मास का चेंज हो रहा हो। तो ये तीनों फॉर्मूलाज आप याद रखेंगे। पहला फॉर्मूला नंबर 1, तीनों से क्वेश्चन आते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा जहां नीचे वाला फॉर्मूला भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बच्चे सिर्फ ऊपर वाली बात याद रखते हैं, नीचे वाली। इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है कि अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगा हुआ है, या क्या ऐसा पॉसिबल है कि फोर्स लगा हो और पार्टिकल की वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो रहा हो। तो आंसर इज यस, मास में चेंज हो रहा होगा, ऐसा हो सकता है। वेलोसिटी कही है मैंने, स्पीड नहीं। स्पीड के तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, सर्कुलर मोशन है जहां पार्टिकल की स्पीड सेम है, डायरेक्शन चेंज करने में फोर्स लग जाता है वहां पे। मैं एंटायर वेलोसिटी की बात कर रहा था कि क्या वेलोसिटी भी चेंज ना हो फिर भी फोर्स लगा हो सकता है क्या, तो आंसर इज यस, हो सकता है वहां मास का चेंज हो रहा हो। तो ये तीनों फॉर्मूलाज इक्वली इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप कि आपको यहां तक की बात समझ आ गई। एक सेकेंड में थोड़ा वाटर ले लूं फिर शुरू करते हैं। ओके, सो आई होप आपने ये तीनों फॉर्मूलाज देख लिए और अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग कर ली। अब क्या होता है, सबसे पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन डायरेक्ट इस फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। आइए कुछ एग्जांपल करें फटाफट। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि अ प्लेयर कॉट ए बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, यानी मास दे रखा है 150 ग्राम, ठीक है, मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इन वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। इफ इट इज कैचिंग या if the catching process is completed in 0.1 second, the magnitude of force exerted by the ball on the hand of the player। और ये क्वेश्चन 6 में भी है और 24 में एग्जैक्ट आया हुआ है। अब देख रहे कितना आसान सा क्वेश्चन है। अगर वो कैच करता है तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, अगर कैच कर लिया तो इनिशियली तो 20 से है, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी आफ्टर कैचिंग, कैचिंग प्रोसेस हैज बीन डन, इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी क्या होनी है, इट बिकम्स 0। तो चेंज इन वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो फोर्स पूछा है तो फोर्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, मास। ग्राम में है तो उसको 1000 में, न्यूटन में ऑप्शंस हैं तो उसको 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में चेंज करना मत भूलिए। और मास हो गया इनटू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब 20 माइनस 0 अपॉन 0.1। तो आई होप आपको क्लियर है। एफ इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, तो 150 इंटू 20 डिवाइड बाई 0.1 को करोगे तो कितना आ जाएगा 100। तो आई होप आपको क्लियर है। ये 20 से गया 5 और 5 से गया 3, तो कितना हो जाएगा 30 न्यूटन। ये सर नो। तो आई होप ये आसान सा क्वेश्चन था जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार कैलकुलेशन, कोई बहुत अच्छा नहीं था, मैं तो सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि डायरेक्ट एफ इजिकल्स टू एम ए बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो पहला तो ये चांस है कि आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। दूसरा क्या है, थोड़ा सा लिटिल बिट घुमा करके भी पूछा जा सकता है। जैसे पोजीशन वेक्टर दे दिया टाइम के फंक्शन में और पूछा है कि फोर्स की डायरेक्शन बताओ कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले तो फोर्स निकालेंगे। अब पोजीशन वेक्टर की वैल्यू दे रखी है आर इज इक्वल टू 10t आई कैप एंड प्लस 15t स्क्वायर है और जे कैप और प्लस 7k।
ये दे रखा है मीटर में। अब आपसे पूछा है फोर्स बताओ या फिर एक्सेलरेशन बताओ। देखो फोर्स किसकी डायरेक्शन में लगता है, तो आंसर इज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। तो आपको इससे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। अब पता नहीं आपको ध्यान है या नहीं, अगर वेलोसिटी आपको पता हो तो क्या वो dr बाई dt के बराबर होती है, इजंट इट। जैसे इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो क्या वेलोसिटी आ जाएगी। जैसे कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, प्रोबेबली आपको इतना तो क्लियर हो ही गया इतने दिनों में। 10 और 10t का सीधा सीधा 10 हो जाएगा, इजंट इट। और डायरेक्शन होगी आई कैप, प्लस 15t² का हो जाएगा, 2 इधर आया तो 15 इंटू 30 टाइम्स ऑफ टी, एक टी बचेगा। देखो 10t में 10 बाहर आया, dt बाई dt 1 हो गया, इसलिए सिर्फ 10 बचेगा। याद दिला रहा हूं फिर से एक बार, 15t² में ये 15 तो बाहर आ गया, 2t की पावर 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 15 30t आ गया। और ये तो कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0, ये तो जे कैप में, और प्लस 0, ये तो आ गई वेलोसिटी। अब अगर एक्सेलरेशन निकालना हो, एक्सेलरेशन, तो आप जो वेलोसिटी आई है उसको फिर से डिफरेंशिएट करो dv बाई dt। तो ये कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0, और प्लस 30t का सीधा सीधा हो जाएगा 30 जे कैप। तो आपने देखा एक्सेलरेशन की जो फाइनल वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 30 जे कैप। अब फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो एक्सेलरेशन के अलोंग, और एक्सेलरेशन जे कैप में लगा हुआ है यानी पॉजिटिव वाई की तरफ लगा हुआ है, तो फोर्स भी कैसा होगा, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ लगेगा। इस तरीके से आप फोर्स का आइडिया लगा सकते हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। अगर इस क्वेश्चन में मास दिया होता तो एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करके फोर्स की डायरेक्शन निकाली जा सकती थी। तो इससे पॉजिटिव वाई से ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको ये कहानी क्लियर हुई कि एक ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें पोजीशन वेलोसिटी दे रखी है और आपको फिर निकालना हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक दो चीजें और भी हैं कि कभी अगर जैसे एक्सेलरेशन के दोनों फॉर्मूलाज याद रखिएगा, सिर्फ dv बाई dt नहीं, अगर vx के फॉर्म में दे रखा है तो v dv बाई dx वाला फॉर्मूला भी याद रखना है कभी बार एक्सेलरेशन निकालना हो। और वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में ना दे करके x के फंक्शन में दे रखा हो, x की डिपेंडेंसी है, तो एक्सेलरेशन a निकालने का फॉर्मूला v dv बाई dx भी आप याद रखिएगा। ये कहां से आया, जिन लोगों को क्लियर नहीं है उनको बता दूं कि a इज इक्वल टू dv बाई dt में ही अगर आप dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर देते हो, अगर आप vx के फंक्शन में दिया हुआ है तो सॉरी dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड, तो a इज इक्वल टू dx बाई dt को लिख सकते हो v और dv बाई dx लिख सकते हो, ये सर नो dv बाई dx लिख सकते हो। ठीक है, हो सकता है मैं इसको कोई एग्जांपल भी दिखाऊं, नहीं तो कराऊंगा जरूर। बाकी अगर कोई आता है तो ये दोनों बातें आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन निकालना फिर फोर्स निकालना, उनमें ये सब चीजें बहुत काम आती हैं। तो आइए एक क्वेश्चन यहां देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बड़ा फेमस है, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर पर सेकेंड का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अक्सर है तो ये सिंपल ही, बस नंबर ऑफ बुलेट के हिसाब से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। जैसे देखा है, फोर्स की वैल्यू दे रखी है 125 न्यूटन, कहा है कि एवरेज फोर्स ऑफ 125 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए मशीन गन बाय फायरिंग बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ईच। मास एक बुलेट का है वो 10 ग्राम है, तो 10 बाई 1000 किलोग्राम हो जाएगा, 1000 किलोग्राम। चलिए ठीक है। और लिखा है कि एट द स्पीड ऑफ 250, यानी जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल तो जीरो ही होती है बुलेट की, जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो हो गई 250 मीटर पर सेकेंड की। टू कीप द पोजिशन द नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड बाई मशीन पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड, टाइम कितना दे रखा है, एक सेकेंड, उसमें नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड निकालना है, नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड निकालना है। तो एक बात समझिए आप ध्यान से, फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास में ये टोटल मास हुआ, सपोज कि n बुलेट फायर कर दिए गए और एक बुलेट का मास स्मॉल m है, तो जो टोटल मास हो जाएगा क्या हो जाएगा, कैपिटल N इंटू m। नहीं समझे, फिर से समझिए, एक बुलेट का मास अगर स्मॉल m है और ऐसे ऐसे कैपिटल N बुलेट है, तो टोटल नंबर ऑफ बुलेट, टोटल मास कितना हुआ, कैपिटल N इंटू स्मॉल m, यानी एक इंटू 10 है तो 10, एक इंटू 20 है तो 20, और इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी, यहां पर सेकेंड की बात की जा रही है, यानी कॉमन सेंस है कि टाइम 1 सेकेंड है,
तो वेलोसिटी कितनी, तो आंसर इज 250, 250 और -0 और अपॉन 1, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब फोर्स की वैल्यू दे रखी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 125 इज इक्वल टू कैपिटल एन निकालना ही है। मास की वैल्यू है 10/1000 यानी 1/100, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कटा, इनटू 250/1 को आप लिख सकते हो 250। आप चाहो तो जीरो से जीरो काट दो, यस और नो, और 25 से ये काट दो 5 टाइम्स, तो 5 × 10 यानी कैपिटल एन की वैल्यू कितनी हो गई, 50 बुलेट्स एक सेकेंड में। सीधा सीधा इसका आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्लियर है। जितने भी फायर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें टोटल मास वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेना, एन इंटू एम। और टाइम अक्सर कंफ्यूजन होती है कि यहाँ टाइम क्या लें, पर सेकेंड पूछा है इसका मतलब टाइम यहाँ 1 सेकेंड ले लेना। यही दो कंफ्यूजन होती हैं जिनको कि आपको यहाँ सॉल्व करना होता है, समझना होता है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई बहुत अच्छे तरीके से। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास बेस्ड क्वेश्चंस भी, जैसे मैंने कहा था कि जरूरी नहीं कि हर बार मास कांस्टेंट हो, dv/dt हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो और dm/dt चल रही हो, ऐसा हो रहा हो, इजंट इट। ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत कॉमन है। जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई रॉकेट है और वो रॉकेट यहाँ से जो फ्यूल बर्न कर रहा है वो बर्न कर रहा है 100 किलोग्राम पर सेकेंड, और मान लो ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, मूव कर रहा है। तो क्या ये एक फोर्स लगा रहा होगा आगे की तरफ, ऑब्वियसली लगा रहा होगा। वेलोसिटी इंटू dm/dt से सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी है 20 और किलोग्राम पर सेकेंड यानी dm/dt दे रखा है, तो उसकी वैल्यू है 100। तो यानी कि रॉकेट के ऊपर 2000 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। इसको आप याद रखिएगा। प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है। अच्छा, यहां एक और चीज है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले। कई बार कोई रॉकेट मान लिया ऊपर की तरफ जाता है, वैसे तो ये सेपरेट टॉपिक है, केस ऑफ वेरिएबल मास, उसको मैं अलग से कराऊंगा। लेकिन उससे पहले जो बेसिक वर्जन है इसका, जो कि बहुत कॉमन है, वो अक्सर पूछा जाता है कि जैसे कोई रॉकेट है और उसने फ्यूल बर्न करके एक अपथ्रस्ट फोर्स अचीव किया। ये जैसे जैसे वो फ्यूल बर्न करेगा, एग्जॉस्ट होगी फ्यूल, वैसे वैसे उसको एक फोर्स मिलेगा, ये वाला फोर्स। और ये फोर्स बर्निंग के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर फ्यूल बर्न होके अंदर पीछे की तरफ भाग रहा है तो उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए दूसरी तरफ भागेगा। तो ये सब पार्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में है। बट मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूं कि जो भी ये बर्निंग से फोर्स मिलेगा वो ऊपर की तरफ मिलेगा, इसको अब थ्रस्ट फोर्स कहते हैं रॉकेट के केस में। अब अक्सर अगर रॉकेट के कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसमें नीचे इसका वजन भी देखना होता है कि फिलहाल उसकी जो करंट वेट है। अब इस थ्रस्ट की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले तो इसकी वेट को ओवरकम करे और साथ में एक सर्टेन नेट फोर्स भी अचीव करे जिस एक्सेलरेशन से ऊपर भागेगा। तो ये जो एफ अप होगा वो दो चीजों के सम के, पहला क्या, पहले उसके वेट का ओवरकम किया, दूसरा अभी फिलहाल उसके पास जैसे है, जैसे मान लो वेट का मतलब 100 रुपए, मान लो मेरे पास 100 रुपए का कर्ज है और मैं सडन 20 रुपए हवा में लहराता घूम रहा हूं, किसी ने मुझे कुछ पैसे दिए और मेरे पास अभी फिलहाल 20 रुपए हैं, तो मुझे कितना दिया गया होगा कॉमन सेंस से। 100 रुपए मेरे ऊपर कर्ज था, अब कर्ज जब रहेगा तो मैं ऐसे नोट हवा में तो लेके घूम नहीं सकता। मान लो फिलहाल मैं 20 रुपए लेकर घूम रहा हूं। अब ध्यान दो, किसी ने मुझे कुछ पैसे दिए, तो कितने दिए होंगे, तो आंसर इज 120। तभी तो मैंने पहले 100 कर्ज निपटाया होगा, फिर 20 रुपए एक्स्ट्रा लिया होगा। तो ये जो बंदे ने मुझे पैसा दिया, क्या वो 100 + 20 क्या 120 रुपए दिया, आया या नहीं आया? इसको बहुत अलग अलग थ्योरी से समझेंगे। फिलहाल अभी अभी के हिसाब से समझो कि अगर रॉकेट की बर्निंग की वजह से अब थ्रस्ट फोर्स मिलना है तो क्या वो अब थ्रस्ट फोर्स दो चीजों के बराबर होगा। दो चीजें कौन सा, अभी फिलहाल कितना फोर्स है और साथ में इसका कितना वेट है, क्या इन दोनों का सम अब थ्रस्ट फोर्स के बराबर होगा, यस और नो। रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल और ये, क्या ये दोनों मिक्सअप होकर के और कहीं ना कहीं एक अब थ्रस्ट फोर्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो बस ये मैं आपसे कहना चाह रहा था, इन बातों का कई बार ध्यान रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, लिखा है कि एक रॉकेट है और इस रॉकेट का जो इनिशियल मास है, मास इनिशियल m0
वो है 1000 किलोग्राम। चलिए बहुत बढ़िया है। अब कहा गया है कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्यूल शुड बर्न्ड, यानी इन्होंने कहा है डीएम बाई डी बताओ, डीएम बाई डी एंड गिवन एक्सेलरेशन, यानी जो उसके पास गिवन है अभी वो दिख रहा है किस एक्सेलरेशन से ऊपर भागता हुआ दिख रहा है, तो जो भागता हुआ दिख रहा है वो कौन से एक्सेलरेशन से है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दिख रहा है। और द गैस कम्स आउट विद द स्पीड ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ, यानी v यहाँ कांस्टेंट है रिलेटिव और वो है 500 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपसे पूछा गया है डीएम बाई डी बताओ। देखिए अब दो बातें हैं, अगर अगर आप केवल वेट को इग्नोर कर देते तब आपके पास फॉर्मूला हो जाता है v इंटू डी एम बाई डी टी। बहुत ही बढ़िया, v इंटू वट, डी एम बाई डी टी। अब डी एम बाई डी टी निकालना है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन से आ जाता और v नॉट हम निकाल लेते बिना किसी दिक्कत के। ये सर नो, हम यहां दोनों चीजें निकाल लेते। एक सेकंड रुकिएगा। ओके सो अगर मान लिए कि नॉर्मल आपके दिमाग में चल रहा होता तो आप सिंपल यही वाला करते कि जी ऐसे सिंपल कर लेते, वेट इग्नोर कर दे। ज्यादातर बच्चे इसमें क्या करते हैं, वेट इग्नोर। जैसे अगर मैं लिखूं मास इसका कितना है, एफ का फॉर्मूला एम में होता है, तो 1000 और इनटू एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 20 इज इक्वल टू वेलोसिटी है 500 और इनटू डीएम बाई डी टी। अगर वेट इग्नोर करो तो 500 का 1000 कटेगा 2 और 2 इंटू 2 यानी डीएम बाई डी टी की वैल्यू 40 हो जाती, तो 40 किलोग्राम पर सेकेंड ऑप्शन में ही नहीं है। तो अगर होता तो आप गलत कर देते, वो तो अच्छी बात है, इन्होंने ऑप्शन में ही नहीं दिया। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जो बात मैंने पीछे कही हुई है, कहां, इस वाले कॉन्सेप्ट में, कि जो भी रेट ऑफ बर्निंग की वजह से ये जो मिल रहा है इसको अपथ्रस्ट देने वाला कौन है, फ्यूल की बर्निंग। तो ये अपथ्रस्ट किस किस चीज के बराबर है, जो उसका वजन है प्लस जो उसका नेट फोर्स है। क्या इन दोनों के सम के बराबर अपथ्रस्ट होगा, क्योंकि अपथ्रस्ट अब दो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। पहले तो उस भाई साहब की वेट को बैलेंस कर रहा है, वेट के बराबर का फोर्स लगा रहा है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा है, वो एक्स्ट्रा फोर्स नेट फोर्स है जो कि ऊपर दिख रहा है, तो इन दोनों के सम में है। तो ये वाली थ्योरी जब आप ध्यान रखोगे तब आप प्रॉपर क्या करोगे, इसका आंसर कर पाओगे। तो आइए जरा उस हिसाब से इसको सोचते हैं। उस हिसाब से कैसे सोचोगे, इसका वजन कितना है mg, 1000 इंटू जी की वैल्यू अप्रोक्स 10 मान लेते हैं, तो 1000 इंटू 10 mg तो होता है वेट। अभी मैं बताता हूं अगर आपको नहीं पता तो ध्यान रखिएगा, वेट होता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन है। अब अगर एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से देखे तो उसको स्मॉल जी कहते हैं, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 होती है, जिसको कि अप्रोक्स 10 मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वेट का जो फाइनल फॉर्मूला mg है उसकी चर्चा करूंगा मैं आने वाले टाइम में वेट को अलग से, पर आई होप इतना आपको याद होगा। तो 1000 इंटू 10 यानी जो वेट है वो है 10,000 न्यूटन। 1000 इंटू जी ये कैसे निकाला है, mg से। ओके अब जो नेट अपथ्रस्ट फोर्स है वो कितना है जी, तो 20 एक्सेलरेशन और मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 1000 इंटू 20 तो हो जाएगा 20,000 न्यूटन। तो अपथ्रस्ट फोर्स क्या इन दोनों को बैलेंस कर रहा है, इन दोनों का सम कितना हुआ, तो 30,000 न्यूटन। इसका मतलब जो एफ अपथ्रस्ट होगा क्या वो 30,000 न्यूटन के बराबर होगा, क्योंकि उसने इन दोनों को सप्लाई किसने करी है, फ्यूल के बर्निंग से मिलने वाला अपथ्रस्ट। अब फ्यूल की बर्निंग से मिलने वाला अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो v dm बाई डी टी, क्योंकि ये सब कुछ मोमेंटम के चेंज से होगा, बर्निंग ऑफ फ्यूल की वजह से होगा, तो इज इक्वल टू 30,000। यस और नो। अब वेलोसिटी, सो डीएम बाई डी टी अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या कहेंगे, बोलिए 30,000। तो डीएम बाई डी टी इज इक्वल टू ये है, ये वेलोसिटी यहां डिवाइड में आ जाएगी, तो ये है 30,000 और डिवाइड बाई 500, डबल जीरो से डबल जीरो काटा, 300 बाई 5 कितना होता है 60, तो 60 किलोग्राम पर सेकेंड की फ्यूल ऑफ बर्निंग होगी। तो रॉकेट के केस में, प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट के केस में जो सबसे बेसिक केस है, नॉट वेरिएबल मास केस, एडवांस लेवल में थोड़ा हम लोग वेरिएबल मास केस भी डिस्कस करते हैं, तो ये आसान सा क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान रखना, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें कि हम लोगों को समझना चाहिए कि एक इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ आता है। खैर आई होप आपको ये कहानी क्लियर हुई। आप जरा आइए थोड़ा सा एक दो चीजें और कर लेते हैं यहाँ, इम्पल्स बेस्ड क्वेश्चंस भी थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। मैंने कहा था कि स्टार्ट में वापस से इम्पल्स से करूंगा, जैसा कि मैंने इम्पल्स में बताया, इम्पल्स क्या कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम का दूसरा नाम इम्पल्स है, चेंज इन मोमेंटम।
थोड़ा इम्पल्स को ध्यान से, लास्ट टॉपिक है इम्पल्स, और वापस से रिकॉल कर रहा हूं इसको और थोड़ा डिटेल में समझाता हूं, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से समझते हैं प्यारे बच्चों। समझिए, मोमेंटम आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी है, तो ये जो मोमेंटम का चेंज है इसका नाम हम लोगों ने इंपल्स रखा हुआ है। क्या कहा है? मोमेंटम का जो चेंज है उसका नाम क्या रखा हुआ है? इंपल्स रखा हुआ है। फिर से समझिए, आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा न्यूटन सेकेंड लॉ से। क्या फॉर्मूला पढ़ा? एफ इजिकल्स टू एम ए, जिसको कि आपने पढ़ा एफ इजिकल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, इजंट इट? या फिर क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ इजिकल्स टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी? तो ये जो मोमेंटम का चेंज है ऊपर वाला, इसे ही इंपल्स कहते हैं। तो एम वी माइनस एम यू की एक वैल्यू, अगर ये टी को इधर भेज दें तो क्या एफ इंटू टी हो जाएगी। यही ओवरऑल स्टोरी है इंपल्स की, याद रखिएगा, इंपल्स की। यानी कि इंपल्स कोई बहुत अलग सा वर्ड नहीं है, सिंपली सिंपली बस अमाउंट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का नाम हमने इंपल्स रख दिया। हाँ, कई बार इंपल्सिव फोर्स अगर पूछा जाता है तो आप कहते हो फोर्स विच इज एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, उसी का नाम इंपल्सिव फोर्स रखा गया है। तो इंपल्स, इंपल्सिव फोर्स, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, बस आप ध्यान रखिएगा। इंपल्स का सीधा सा मतलब इतना है कि अगर कोई फोर्स बहुत ज्यादा छोटे टाइम के लिए लगा है तो इंपल्सिव फोर्स, और अगर अमाउंट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं तो दैट इज सिंपली कॉल्ड इंपल्स। तो इंपल्स के हमारे पास दो फॉर्मूलाज मिले, कौन कौन से? एक तो जरूरत के हिसाब से इंपल्स को रखिएगा एम वी माइनस एम यू, और दूसरा क्या है? इंपल्स का फॉर्मूला क्या है? एफ इंटू टी। हालांकि अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इंपल्स का एक तीसरा फॉर्मूला भी यहां से मिल सकता है, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी टी। अगर मान लेते हैं फोर्स कभी टाइम के फंक्शन में है, कोई इक्वेशन दे रखी है और इंपल्स निकालना है, तो आप क्या लिख देंगे? एफ डी टी का इंटीग्रल से क्या मिल जाएगा? इंपल्स मिल जाएगा। तो ये तीनों वर्जन आप याद रखेंगे, सिर्फ एक एम वी माइनस एम यू नहीं, एफ इंटू टी नहीं, हर जगह। चौथी एक और बात, अब तीसरी याद आई है तो इससे चौथी बात भी, अगर कभी एफ और टी का कोई ग्राफ दे रखा है, एफ और टी का कोई ग्राफ दे रखा है, जैसे कि ऐसा कोई ग्राफ दे दिया और पूछा इंपल्स बताओ, अब क्योंकि एफ और टी के मल्टीप्लाई करने से आता है और मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ग्राफ का एरिया बताता है, इसीलिए ऐसे में उस ग्राफ का क्या निकाल लेना है आपने? एरिया। एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ किसको बताएगा? इंपल्स को। क्यों? क्योंकि इंपल्स मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, एफ और टी का मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट है, तो एरिया निकाल लेंगे। कोई भी क्वेश्चन कल को इस तरीके से आ रहा है कि मान लो ये है एफ और टी, तो इंपल्स बताओ, तो आपको सिंपली सिंपली क्या करना है? एरिया निकाल लेना है। तो बाकी सब चीजें आपको पता है, केस ऑफ रिबाउंस पता है, एमवी से गया एमवी से वापस आया तो इंपल्स टू एमवी हो जाएगा। किसी सर्टेन वेलोसिटी से नीचे गया ऊपर आएगा, वेलोसिटी का चेंज निकाल लो, मास से मल्टीप्लाई कर लो, एम इंटू चेंज वेलोसिटी, इंपल्स हो जाएगा। ग्राफ दे रखा है, ग्राफ का एरिया निकाल लो, इंपल्स हो जाएगा। रिलेशन दे रखा है एफ डॉट डी टी फंक्शन में, आप इंपल्स निकाल लो, इंटीग्रेट कर लो, इंपल्स आ जाएगा। तो सारे मेथड मैंने आपको बता दिए, जिस जिस मेथड से क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के, इजंट इट? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया, इसी में अगर फोर्स दे दिया कभी 2t² + 3t, बताओ इंपल्स फॉर 2 सेकेंड, इंपल्स फॉर 2 सेकेंड, यानी 0 से 2 सेकेंड के बीच में इंपल्स कितना चेंज हुआ बताओ? तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी टी, यस और नो? और 0 से 2 सेकेंड के लिए निकालना है, तो फोर्स की इक्वेशन आप लिख लीजिए, क्या? 2t² और प्लस 3t, बहुत बढ़िया, 2t² + 3t। रिलेशन और भी हो सकता है, मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया वरना आसान भी हो सकता है, 0 से 2 सेकेंड तक। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता ही है t³ / 3 लिख सकते हो आप, पावर एक ऐड हो जाती है और डिवाइड में, और प्लस 3 t⁻1 का हो जाएगा t² / 2, इजंट इट? बस हो गया, 0 से 2 सेकेंड, और यहां भी आप चाहो तो रेंज ले लो 0 से 2 सेकेंड तक। अब वैल्यू रखनी है और सॉल्व कर लेना है। वैल्यू कैसे? 2/3, 3 को बाहर ले लो, t³ में रखो क्या? 2, तो 2³ कितना होता है? 8 माइनस 0, तो एज इट इज हो जाएगा, प्लस 3/2, 2 को बाहर ले लो तो 3/2 लिख लो,
टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ ले लो 4, लो जी सॉल्व हो गया। तो 8 2 16, 16/3 और प्लस 4 3 12, 12/2 इज द राइट आंसर। आप इसको और भी फर्दर सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको कैलकुलस बेस्ड भी इंपल्स का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है क्लियर हुआ। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ 2024 का ही क्वेश्चन है, लिखा है कि स्फेरिकल बॉडी है, मास 100 ग्राम, यानी मास दे रखा है कितना 100 ग्राम, तो 100 को 1000 से डिवाइड कर लो, किलोग्राम में ले लो, इसको लिख सकते हो 1/10 किलोग्राम। चलिए ठीक है। और 10 मीटर की हाइट से इसको ड्रॉप किया गया है, किस हाइट से इसको ड्रॉप किया जा रहा है, तो आप देखेंगे 10 मीटर की हाइट से इसको ड्रॉप किया गया है। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड बॉल रिबाउंड बाई 2 मीटर, नहीं सॉरी 5 मीटर, बॉल कितनी तक पहुंचा है 5 मीटर तक पहुंचा है। द इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉडी इज, यानी इम्पल्स निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर इम्पल्स को देखें तो यहां मास दे रखा है, चेंज इन वेलोसिटी निकाल लो, mv माइनस mu, या m कॉमन ले लो तो v माइनस u। तो वेलोसिटी का चेंज निकालना, मास तो पता ही है। अब वेलोसिटी का चेंज कैसे निकालोगे, देखो जब वो यहां आएगा तो किस वेलोसिटी से आएगा, और फिर यहां से जाएगा तो किस वेलोसिटी से जाएगा, ये निकालना है। अब मैकेनिक्स से फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आई होप आपको ध्यान है, आप निकालते थे √2gh, जब u 0 है, ड्रॉप फ्री फॉल का केस है, तो फाइनल वेलोसिटी थर्ड इक्वेशन से कितनी आती है √2gh, यानी कि अगर h की वैल्यू 10 ले लो, 10 इंटू 10 100 और 100 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा √200। क्या इसको इनिशियल वेलोसिटी मान ले तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। जिस वेलोसिटी से ये यहाँ आ रहा है उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, उसको इनिशियल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से कोलिजन के बाद वापस जा रहा है उसको मैं फाइनल वेलोसिटी ले लेता हूँ। मैं कोलिजन की बात कर रहा हूँ कि जब ये कोलाइड हुआ है, तो कोलिजन से पहले u से आया √200, कोलिजन से पहले जब फाइनल v गया तो √2gh। अब h की वैल्यू यहाँ 5 लोगे तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 10 100, 100 का रूट कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड, √200 14 के अप्रॉक्स आता है, 14 अप्रॉक्स, और ये 10 मीटर पर सेकेंड है। ये ओवरऑल क्या हुई वेलोसिटीज, इंडिविजुअल वेलोसिटीज हो गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इंपल्स कितना, तो मास की वैल्यू है 1/10 किलोग्राम में, और वेलोसिटी डायरेक्शन का चेंज इन्वॉल्व है, तो मैंने क्या कहा था डायरेक्शन का चेंज हो तो v माइनस माइनस यू, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो चेंज कितना हो जाएगा 10 माइनस माइनस 14, तो 14 प्लस 10 दोनों सम हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल 24, इजंट इट, कितना हो जाएगा 24। तो 24/10, ये तो 24 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ वेलोसिटी में, 10 ये है, तो 2.4 मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स आंसर आएगा 2.4, क्योंकि हमने यहाँ g को 10 माना है, इसलिए जो आंसर आएगा वो 2.4 मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स आएगा। अब हो सकता है उन्होंने क्वेश्चन में 9.8 ले रखा है तो 2.4 से थोड़ा कम आ जाएगा, यस और नो, क्योंकि हमने थोड़ी ज्यादा वैल्यू कंसीडर करी हुई है। तो क्या 2.4 के थोड़ा कम कोई ऑप्शन है, 4.32 ये तो ज्यादा है, 43 बहुत ज्यादा है, गलत, 23 बहुत ज्यादा है, तो 2.39 जो कि 2.4 के थोड़ा सा कम है, 2.39 इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये बात समझ आई कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना था और क्या देखना था। तो ये इंपल्स बेस्ड क्वेश्चन है, आई होप आपको क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, आप बहुत देर से बैठे हैं। तो एक और क्वेश्चन यहां देख लीजिए, वही ग्राफ बेस्ड जैसा मैंने आपको बताया था। अब ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में F40 दे रखा और पूछा गया है कि हाईएस्ट इंपल्स किसका होगा। तो मैंने क्या कहा था, FT ग्राफ में, ये ग्राफ क्या है, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपल्स क्या होता है, तो मैंने कहा था एरिया ऑफ FT ग्राफ, FT ग्राफ का जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, इंपल्स, इजंट इट। तो अगर एरिया देखना है तो आप यहां से देखिए किसका एरिया ज्यादा है, तो वैसे तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, 0.5 इंटू 1 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसका हाफ से ज्यादा ही ये फुल एरिया है, 0.5 और 2 ये फिगर भी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसका एरिया इससे तो ज्यादा ही होगा। ऐसे ही ये 5 है और ये 2 है और 0.75 और 1 है, तो 0.75 इंटू 1 और उसका भी हाफ करेंगे, तो इन सब में सबसे ज्यादा एरिया किसका आ रहा है, बी का,
तो फिगर नंबर बी को डायरेक्टली आप चूज कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 1। अदरवाइज आप निकाल लेना प्रॉपर, मैं ये नहीं कहूंगा आप मत निकालो, आप सबका निकाल लो। हाफ इंटू बेस कितना है तो 1 है, हाइट कितनी है तो 0.5 है, तो 1/2 और 0.5 को भी 1/2 लिखते हैं तो 1/4 0.25, यानी इसका A1 आ गया। ऐसे ही A2 का करोगे तो 0.5 इंटू 2 यानी 5/10 इंटू 2 कितना होता है 10/10, यानी ये होता है 1। ऐसे ही तीसरे का निकालो, ऐसे ही चौथे का निकालो, चारों का कंपेयर करके देखोगे तो बी सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो इस मेथड का भी आप यूज कर सकते हैं इंपल्स के अंदर। ये तो रही मैथमेटिकल बातचीत इंपल्स के ऊपर। अब आखिरी में एक थ्योरेटिकल बातचीत आपको बता देता हूं। जो यहां आपने पढ़ा है F इजिकल्स टू आई बाई टी, आई का मतलब इंपल्स है, चेंज इन मोमेंटम का नाम मैंने इंपल्स रख दिया। तो अगर कहीं कांस्टेंट इंपल्स हो, फॉर कांस्टेंट इंपल्स, इंपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं, क्या फोर्स टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इजंट इट? जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉल आ रही है 20 मीटर पर सेकंड से, आप कैच लेने वाले हो, तो जैसे ही आप कैच लोगे फिक्स्ड है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होनी है। मास फिक्स था, वेलोसिटी का चेंज 20 - 0 या 20 है। अब क्या हुआ, सपोज किसी का ऑब्जेक्ट का मास 2 किलोग्राम है और वेलोसिटी का चेंज 10 है, तो फिक्स्ड है। या कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे जा, मान लो आप ही हो, ऊपर से नीचे आप जंप कर रहे हो, आपका मास कुछ है, मान लो कि 50 किलोग्राम है, और आप ग्राउंड के ऊपर 10 मोमेंटम का चेंज करते हो, तो जो इंपल्स आना है वो 100% 500 का आना है। यूनिट की बात करें तो F इंटू टी है, यानी न्यूटन इंटू सेकेंड यूनिट होती है इंपल्स की। अब हर बार आपका इंपल्स 500 है, आप ऊपर से नीचे कूद रहे हो, हर बार आपका इंपल्स 500 ही आना है, क्योंकि जिस हाइट से आप नीचे आ रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो फाइनल वेलोसिटी बन रही है वो 20 होनी है, जो ग्राउंड पर टच करने से पहले, और टच करने के बाद वेलोसिटी 0 हो जानी है। तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो 10 की होगी, मास आपका 50 है, तो इंपल्स कितना आ जाएगा 500। अब आप सोचिए, क्योंकि फोर्स इंटू टाइम इंपल्स है और इंपल्स की वैल्यू 500 है, तो अगर आप ये चेंज 1 सेकेंड में करते हो तो इसका मतलब आपकी बॉडी के ऊपर फोर्स 500 लगेगा। लेकिन किसी भी जुगाड़ से, किसी टेक्निक से अगर आपने फोर्स को 2 सेकेंड कर दिया, ये तो 500 ही रहना है, तो बताइए आपका फोर्स रिड्यूस होकर के कितना हो जाएगा? तो आंसर इज 250, सीधा आधा हो जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी फोर्स टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतनी ही फोर्स कम लगेगी। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। जब कोई बंदा कैच करता है तो वो टाइम को इंक्रीज करता है, इसलिए वो अपना हाथ पीछे पुल करता है। जब आप किसी बिल्डिंग से नीचे जंप करते हो तो आपको ये एडवाइस की जाती है कि आप थोड़ा रोटेट करो। रोटेशन से क्या होगा, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो। रोटेशन से क्या होगा, आपका टाइम स्पैन इंक्रीज करेगा और आपकी बॉडी के ऊपर लगने वाला इंपैक्ट ऑफ फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। क्यों नीचे सैंड के ऊपर या फिर गद्दों के ऊपर कूदने की एडवाइस दी जाती है? जितने भी स्टंटमैन हैं, या जब आप देखोगे किसी सीन को, तो जब वो कर रहे होते हैं तो उनके नीचे पूरा एक मोटा सा कुशन बिछाया जाता है। जब वो हाई जंप कर रहे हैं, ऊपर से घूम करके गिरने वाले जो सीन दिखाए जाते हैं, जब आप एक्चुअल में देखोगे कि पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, तो आप देखोगे मोटे से गद्दे लगे होते हैं, उसके ऊपर वो गिरते हैं, जिससे उनका टाइम स्पैन इंक्रीज होता है और इम्पैक्ट ऑफ फोर्स कम होता है। टाइल तोड़ने वाला, देखो टाइम बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा, टाइम बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा, लेकिन अगर टाइम घटा दोगे तो फोर्स इंक्रीज भी कर जाएगा। इसका रिवर्स इफेक्ट भी है। जैसे अगर आपको टाइल तोड़नी है या आपको किसी को हिट करना है बहुत ज्यादा हाई, तो एक्सट्रीमली तेज आपको हिट करना होता है, एक्सट्रीमली तेज, जिससे कि टाइम कम लगे और फोर्स बहुत ज्यादा हो जाए। तो जैसे आप किसी को हिट भी कर रहे हो तो बहुत स्लो हिट करोगे तो उसके ऊपर ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा। आप इमीडिएट बहुत हाई रिफ्लेक्स के साथ हिट करोगे तो क्या होगा, टाइम कम लगा, फोर्स ज्यादा लगा। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर आप हिट कर रहे हो तो आपके हाथ के ऊपर रिएक्शन भी आने वाला है, तो आपके हाथ मजबूत भी होने चाहिए जिससे रिएक्शन झेल सके, वरना ये ब्रेक भी कर सकते हैं। तो इंपल्स का बहुत नायाब यूज है किस चीज में? फोर्स को अंडरस्टैंड करने में, फोर्स के मैग्नीट्यूड को अंडरस्टैंड करने में। तो जितना ज्यादा टाइम बढ़ता है उतना ही ज्यादा फोर्स कम होता है। तो इन थ्योरीज को हमें अपने रेगुलर लाइफ में बहुत ज्यादा
अप्लाई करनी होती है। तो आई होप कि आपको न्यूटन सेकेंड लॉ, इम्पल्स, इनसे जुड़े हुए एग्जाम्पल्स बेसिक वाले और थोड़ी थोड़ी बहुत कहानी आपको पता लगी। अगली क्लास में मैं न्यूटन थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की चर्चा करूंगा, उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उसकी चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये कहानी क्लियर है। अगर कोई भी डाउट लगे, चीजें लगे, तो आप शेयर जरूर करो, उसी के अकॉर्डिंग मैं मॉडिफिकेशन करूंगा चीजें। और बहुत सारे इन डेप्थ एग्जाम्पल्स अभी रह जाते हैं, तो उसके लिए हम अलग से बातचीत करेंगे। तो खैर, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया और आपने इसको एंजॉय किया। तो अब आप ध्यान रखिए, क्वेश्चंस खूब सारे लगाते रहिए, क्योंकि वही आपके रियल स्किल को इम्प्रूव करेंगे। टॉपिक पढ़ना अलग बात है, क्वेश्चंस लगाना अलग बात है। तो मिलते हैं जल्दी एक नए से वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।